हाय एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 माय इंग्लिश फोल्डर की बुक का लेसन मिसेस फ्लावर्स। मिसेस फ्लावर्स लिखा गया है माया एंजेलू द्वारा। माया एंजेलू एक अमेरिकी लेखक, कवि, एक कवित्री, एक नर्तक, एक अभिनेत्री और एक गायक रही हैं। सो वी कैन से कि शी यूज्ड टू वेयर मल्टीपल हैट्स। ये स्टोरी मिसेस फ्लावर्स उनकी एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि उनकी आत्मकथा आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स में से लिया गया है। ये कहानी उनके बचपन की यादों को ताज़ा करती है, एक बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमा को जो कि उनके साथ हुआ उनके पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद। तो बचपन में जब वो छोटी थी, एक छोटी लड़की थी, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उनके साथ भी कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी जिसके बाद उनको अपनी दादी के पास रहने के लिए भेजा गया था। दादी को वो मॉमा कहकर पुकारती थी, लेकिन वहाँ वो बहुत ही शांत, क्वाइट और बहुत ही दुखी रहती थी तब तक जब तक उन्हें मिसेस फ्लावर्स नहीं मिली, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, एक बदलाव लाया। सो मिसेस फ्लावर्स कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्रोलोग के साथ। एंड इट आस्क यू टू थिंक अबाउट द पीपल इन योर लाइफ हु मीन द मोस्ट टू यू। आपके जीवन में उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या इनमें से किसी व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस किया किसी भी तरह से? क्या आपके सोचने के नज़रिए में या आपके सोचने के तरीके में या आपकी बातचीत में या आपके बिहेवियर में उन लोगों से बातचीत करने के बाद कोई बदलाव आया? So this story is all about how the perspective of this little girl changes and she becomes what she is today. Let's begin with the lesson. ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है यंग मार्गरीट की, जो कि माया एंजेलू का बचपन का नाम था। तो चलिए शुरू करते हैं। For nearly a year, I sopped around the house, the store, the school and the church like an old biscuit, dirty and inedible. करीब एक साल तक, नियरली अ ईयर, करीब एक साल तक आई सॉप्ट अराउंड, मैं इधर से उधर रही या सोती रही या मैं बिल्कुल बेकार सी पड़ी रही, घर पर, स्टोर पर, स्कूल में और चर्च में, जैसे कि एक पुराना बिस्किट होता है, गंदा और जिसे खाया नहीं जा सकता। इनएडिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी ईटन। देन आई मेट और rather got to know the lady who threw me my first lifeline. और इसके बाद यानी फिर मैं उस महिला से मिली, या यूं कहें कि मुझे पता चला उस महिला के बारे में जिसने मुझे मेरी जिंदगी की पहली जीवन रेखा दी, यानी मेरी पहली लाइफलाइन, यानी कि मुझे एक तरह से जीने की राह दिखाई। मिसेस बर्था फ्लावर्स। मिसेस बर्था फ्लावर्स was the aristocrat of the black stamps. मिसेस बर्था फ्लावर्स ब्लैक स्टैम्प्स की कुलीन थी। एरिस्टोक्रेट का मतलब है कुलीन महिला, मतलब शी वॉज ऑफ अ हाई स्टेचर, हाई स्टेटस. She had the grace of control to appear warm in the coldest weather, and on the Arkansas summer days, it seemed she had a private breeze which swirled around, cooling her. तो यहाँ बताया गया है कि मिसेस बर्टा फ्लावर्स को आसपास होने वाली चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अगर आसपास बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो अपने आप को काम रखती थी, कंट्रोल रखती थी और वार्म नज़र आती थी। जबकि अगर गर्मी होती थी आर्कनसॉ के समर में, तो उन्हें तो ऐसा लगता था मानो उनके आसपास कोई उनकी प्राइवेट ब्रीज ही चल रही है जो कि उनके आसपास घूमती रहती थी। यानी वो अपने आप पर एक ग्रेसफुल कंट्रोल रखती थी, अपने आप पर एक ऐसा नियंत्रण रखती थी कि वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। She was thin without the taut look of wiry people, and her printed wild dresses and flowered hats were as right for her as denim overalls for a farmer. वो पतली तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले लोगों की तरह, जो बिल्कुल छोटे पतले से लोग होते हैं उनकी तरह से तन जाते हैं, इस तरह से वो तनी हुई नहीं थी। शी वॉज क्वाइट फ्लेक्सिबल बट शी वॉज थिन। और उनके जो ड्रेसेस होते थे वो वायल के होते थे, एक कॉटन का फ्लोई कपड़ा होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, और उनके हैट्स में फ्लावर्स लगे होते थे। तो वो उनके ऊपर इतना अच्छे से सूट करता था जैसे एक फार्मर के लिए ओवरऑल सूट करते हैं। डेनिम के ओवरऑल मतलब जंप सूट टाइप्स जो होते हैं डेनिम के, जिस तरह से वो एक फार्मर को सूट करता है, उसी तरह से ये प्रिंटेड वाइल्ड ड्रेसेस और फ्लावर्ड हैट्स मिसेस बर्था फ्लावर्स को सूट करते थे। शी वॉज आर साइड्स आंसर टू द रिचेस्ट वाइट वुमन इन टाउन। वो शहर की सबसे अमीर सफ़ेद यानी श्वेत महिला के लिए हमारी तरफ से एक जवाब थी। मतलब अगर वाइट लोगों के पास सबसे अमीर औरत थी तो हमारे पास थी बर्था फ्लावर्स। सो इट वॉज दिस स्टेचर दैट
the author was very proud to show about Mrs. Bertha Flowers. इस पैराग्राफ में उनकी उनकी स्किन और उनके बिहेवियर के बारे में कुछ बताया गया है. It says her skin was a rich black that would have peeled like a plum if snagged, but then no one would have thought of getting close enough to Mrs. Flowers to ruffle her dress, let alone snag her skin. तो यहाँ बताया गया है कि उनकी स्किन बहुत रिच, बहुत शाइनी ब्लैक थी. अगर किसी आलूचे को, प्लम को पील किया गया, अगर उसे मरोड़ा गया या फिर अगर उसे डिस्ट्रॉय किया गया, तो जिस तरह से शाइनी कलर नज़र आता है उस तरह से उनकी स्किन नज़र आती है. लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिसेस फ्लावर्स के पास भी जाकर फटक सके, और उनकी ड्रेस तक खराब करने की हिम्मत नहीं थी. उनकी स्किन को खराब करने का तो बहुत दूर की बात है. शी डिडंट एनकरेज फेमिलियरिटी. वे ज़्यादा परिचय को बढ़ावा नहीं देती थी. मतलब जो लोग ज़्यादा उनसे मिलने जुलने की कोशिश करते थे वो उनसे दूर रहती थी. शी वोर ग्लव्स टू, और वो ग्लव्स भी पहनती थी. आई डोंट थिंक आई एवर सॉ मिसेस फ्लावर्स लाफ. मुझे याद नहीं कि मैंने मिसेस फ्लावर्स को कभी हंसते हुए भी देखा है, लेकिन हाँ, वो स्माइल अक्सर करती थी. ऑफन मीन्स अक्सर. A slow widening of her thin black lips to show even small white teeth, then the slow effortless closing. अक्सर मैंने उनके पतले काले होठों को धीरे धीरे चौड़ा करके छोटे सफ़ेद दांत दिखाते हुए स्माइल करते हुए देखा है, और फिर वो कैसे धीरे धीरे सहजता से उसे बंद कर लेती थी, effortlessly उनको बंद कर लेती थी. When she chose to smile on me, I always wanted to thank her. जब वे मुझ पर मुस्कुराना चुनती तो मैं हमेशा उन्हें धन्यवाद देना चाहती थी. द एक्शन वॉज सो ग्रेसफुल एंड इंक्लूसिवली बिनाइन. उनका ये एक्शन, उनकी ये क्रिया बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही शालीन और इंक्लूसिवली बिनाइन यानी समावेशी थी, और वो सौम्य थी. मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कुछ अपनापन है. शी वॉज वन ऑफ द फ्यू जेंटल वुमेन I have ever known, and has remained throughout my life the measure of what a human being can be. वे उन सज्जन महिलाओं में से एक थीं जिन्हें मैं कभी जान पाई हूँ, और अब तक वो ऐसी ही, इसी प्रकार की एक ऐसी महिला है, और वो सही मायनों में एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग का एक सही मेजर है मेरी पूरी जिंदगी में. मतलब मैंने उनके जैसी शालीन वुमन आज तक नहीं देखी है. यहाँ बताया जा रहा है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जब मिसेस फ्लावर्स की मुलाकात हुई मार्गरीट से. One summer afternoon, sweet milk fresh in my memory, she stopped at the store to buy provisions. यानी एक गर्मियों की दोपहर. स्वीट मिल्क फ्रेश एक तरह से एक इडियम है, समथिंग दैट इज रिमेन्ड फ्रेश इन माई मेमोरी. जिस तरह मीठा दूध ताज़ा लगता है, उसी तरह से ये याद भी मेरे मन में उतनी ही ताज़ी है. तो मुझे याद है कि वे कुछ सामान खरीदने के लिए, प्रोविजंस का मतलब है सामान खरीदने के लिए, स्टोर पर रुकी. Another Negro woman of her health and age would have been expected to carry the paper sacks home in one hand, but Mama said, Sister Flowers, I'll send Bailey up to your house with these things. तो उनके स्वास्थ्य और उम्र की एक और नीग्रो महिला से उम्मीद की जाती है कि वो एक हाथ में कागज़ का थैला ले जाएं, उनके घर ले जाएं. लेकिन मेरी दादी माँ ने, मेरी मॉमा ने कहा, तो उन्हें मैं, क्योंकि मॉमा कहती थी, उन्होंने कहा कि सिस्टर फ्लावर्स, मैं बेली को भेज दूंगी, ये सब चीज़ें आपके घर ले जाएगी वो. She smiled that slow, dragging smile. Thank you, Mrs. Henderson. I prefer Marguerite, though. तो मिसेस फ्लावर्स मुस्कुराई, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे, स्लो ड्रैगिंग स्माइल मतलब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मिसेस फ्लावर्स ने कहा कि धन्यवाद मिसेस हेंडरसन, मैं चाहूँगी कि मार्गरीट आए इंस्टेड ऑफ बेली. माई नेम वॉज ब्यूटिफुल व्हेन शी सेड इट. जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो कितना सुंदर मुझे सुनाई दे रहा था. I've been meaning to talk to her anyway. और उन्होंने कहा कि मैं उससे बात करना चाहती थी. They gave each other age group looks. इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को अपने एज ग्रुप वाली लुक्स दी. There was a little path beside the rocky road, and Mrs. Flowers walked in front, swinging her arms and picking her way over the stones. पथरीली सड़क के किनारे एक छोटा सा रास्ता था, और मिसेस फ्लावर्स अपनी बाहें हिलाते हुए, अपनी आर्म्स को स्विंग करते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए आगे चल दी, और मैं भी उनके साथ चल दी. She said without turning her head to me,
I hear you are doing very good schoolwork, Marguerite, but that it's all written. उन्होंने मेरी तरफ सिर मोड़ते हुए बिना मोड़ते हुए मुझसे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी तरह से अपने स्कूल का काम कर रही हो मार्गरीट, लेकिन ये सब लिखा हुआ है. The teachers report that they have trouble getting you to talk in class. तुम्हारी टीचर्स, तुम्हारी शिक्षकों ने मुझे बताया है कि तुमसे कक्षा में बात करने में परेशानी होती है. We passed the triangular farm on our left and the path widened to allow us to walk together. अब तक सड़क थोड़ी पतली थी और इस बात के बाद रास्ता थोड़ा बढ़ गया. एक त्रिकोणीय खेत यानी एक ट्रायंगुलर खेत से हम लोग वहां पर से गुजरे और रास्ता थोड़ा अब चौड़ा हो चुका था ताकि हम एक साथ चल सकें. I hung back in the separate, unasked and unanswerable questions. मैं अलग अलग अनपेक्षित और अनुत्तरित प्रश्नों में पीछे ही रह गई थी. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन बातों का क्या जवाब दूं. I was very hesitant. Come and walk along with me, Marguerite. I couldn't have refused even if. Come and walk along with me, Marguerite. आओ मेरे साथ चलो मार्गरीट, उन्होंने मुझसे कहा. I couldn't have refused even if I wanted to. मैं चाहती तो भी मना नहीं कर सकती थी. She pronounced my name so nicely. उन्होंने मेरे नाम को इतने अच्छे से उच्चारित किया था. Or more correctly, she spoke each word with such clarity that I was certain a foreigner who didn't understand English could have understood her. यानी उन्होंने मेरे नाम के हर शब्द को इतने अच्छे से, इतनी क्लैरिटी, इतनी स्पष्टता से कहा कि मुझे यकीन था कि कोई फॉरेनर, कोई विदेशी भी जिसे अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी, वो भी उन्हें समझ सकता था. Now no one is going to make you talk. Possibly no one can. अब कोई भी तुम्हें बात करने के लिए मजबूर नहीं करेगा और संभवतः यानी possibly कोई कर भी नहीं सकता. But bear in mind, language is man's way of communicating with his fellow man, and it is language alone which separates him from the lower animals. लेकिन हमेशा मन में याद रखना, भाषा मनुष्य को अपने किसी साथी मनुष्य के साथ यानी फेलो मैन के साथ कम्युनिकेट करने में, संवाद करने में एक मदद करती है. एक इकलौता तरीका है किसी से बात करने का, और ये केवल भाषा ही है. इट इज़ अ लैंग्वेज अलोन जो कि मनुष्य को निचले जानवरों से, लोअर एनिमल्स से अलग करती है, सेपरेट करती है. दैट वॉज अ टोटली न्यू आइडिया टू मी एंड आई वुड नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट. ये मेरे लिए बिल्कुल नया विचार था और मुझे इस पर सोचने के लिए समय चाहिए था. मिसेस फ्लावर्स ने कहा, योर ग्रैंड मदर सेज यू रीड अ लॉट. तुम्हारी दादी कहती हैं कि तुम बहुत पढ़ती हो. एवरी चांस यू गेट. तुम्हें जो भी मौका मिले, हर मौके पर तुम पढ़ती हो. दैट्स गुड बट नॉट गुड इनफ. ये अच्छा है लेकिन काफ़ी अच्छा नहीं है. ये काफ़ी नहीं है. Words mean more than what is set down on paper. शब्दों का मतलब कागज पर लिखी बातों से कहीं ज्यादा होता है. It takes the human voice to infuse them with the shades of deeper meaning. उन्हें गहरे अर्थों से भरने के लिए मनुष्य की आवाज, ह्यूमन वॉइस, जो कह सकते हैं मानवीय वॉइस की जरूरत होती है. तो जब रिटन पार्ट होता है उसका मतलब तो होता है, लेकिन उसका इतना शेड नहीं होता, उसमें अलग डीपर मीनिंग नहीं होता, उसमें इतनी गहराई नहीं होती जितनी गहराई स्पोकन वर्ड्स में होती है. आई मेमोराइज्ड द पार्ट अबाउट द ह्यूमन वॉइस इन्फ्यूजिंग वर्ड्स. मैंने उस मानवीय आवाज के शब्दों में भरने वाले हिस्से को याद कर लिया. इट सीम्ड सो वैलिड एंड पोएटिक. ये बहुत ही सही, बहुत ही वैध और पोएटिक यानी काव्यात्मक लगा मुझे. She said that she was going to give me some books and that I not only must read them, I must read them aloud. उन्होंने कहा कि वो मुझे कुछ किताबें देने जा रही हैं और मुझे न केवल उन्हें पढ़ना चाहिए बल्कि उन्हें जोर से पढ़ना चाहिए, अलाउड पढ़ना चाहिए. She suggested that I try to make a sentence sound
in as many different ways as possible. उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि मैं एक वाक्य को हर पॉसिबल तरीके से यथासंभव तरीके से अलग अलग वेज में बोलने की कोशिश करूं. I'll accept no excuse if you return a book to me that has been badly handled. और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने कोई भी ऐसी किताब मुझे लौटाई जिसे तुमने ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया या बुरी तरीके से हैंडल किया, तो मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली. एंड बाय बैडली हैंडल्ड मिसेस फ्लावर का मतलब यही था कि अगर उन्होंने जो तरीका बताया है कि वर्ड्स को रीड करो, सेंटेंसेस को रीड करो और उन्हें अलग अलग तरीके से साउंड करने की कोशिश करो, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं समझूंगी उस किताब को बैडली हैंडल किया गया है और मैं तब कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी. My imagination boggled at the punishment I would deserve if in fact I did abuse a book of Mrs. Flowers. मतलब मैं वास्तव में मिसेस फ्लावर्स की किसी किताब की को बैडली हैंडल कर सकती हूँ, मतलब दुरुपयोग कर सकती हूँ, तो मुझे उसकी सज़ा क्या मिलेगी उसकी कल्पना करके ही मेरे माइंड में तो चक्कर आ गया. मैं तो माइंड बॉगल हो गया मेरा, मैं तो चकरा गई. डेथ वुड बी टू काइंड एंड ब्रीफ. मुझे तो मौत भी उसके आगे बहुत ही काइंड और बहुत ही छोटी लग रही थी. मतलब मौत भी बहुत दयालु और संक्षिप्त लग रही थी इस तरह की पनिशमेंट के आगे. द ओडर्स इन द हाउस सरप्राइज मी. उस घर में फैली सुगंध ने मुझे चौंका दिया था. Somehow I had never connected Mrs. Flowers with food or eating or any other common experience of common people. मतलब मिसेस फ्लावर्स इस सबसे बहुत बियॉन्ड थी. मैंने किसी भी तरह की खाने की चीज़ या कोई आम लोगों की किसी सामान्य अनुभव जैसे कोई ऐसी चीज़ उनके साथ कनेक्ट ही नहीं करी थी. मैंने कभी भी नहीं करा था. देयर मस्ट हैव बीन एन आउट हाउस टू बट माई माइंड नेवर रिकॉर्डेड इट. मुझे लगता है उनके घर का एक आउट हाउस भी रहा होगा, डेफिनेटली एक बाहरी घर भी होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब कभी भी दर्ज नहीं हुआ. मैंने कभी इन बातों के बारे में सोचा भी नहीं. द स्वीट सेंट ऑफ वेनिला हैड मेट अस एज शी ओपन द डोर. जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो वेनिला की मीठी खुशबू ने मेरा स्वागत किया. मतलब घर में शायद कुकीज़ या कुछ वेनिला का बन रहा था जिसमें वेनिला एसेंस डला हो. आई मेड टी कुकीज़ दिस मॉर्निंग. मैंने आज सुबह टी कुकीज़ बनाई. यू सी I had planned to invite you for cookies and lemonade so we could have this little chat. Mrs. Flowers ने कहा कि आज मैंने सुबह टी कुकीज़ बनाई और देखो आज मैंने पहले से ही तुम्हें इनवाइट करने का प्लान बना लिया था, तुम्हें आमंत्रित करने का प्लान बना लिया था, इसीलिए मैंने आज कुकीज़ और लेमनेड बनाई ताकि हमारी ये छोटी बातचीत हो सके. लेमनेड इज़ इन दी आइस बॉक्स. और फिर उन्होंने इशारा करते हुए बताया कि आइस बॉक्स में लेमनेड है, नींबू पानी है. It followed that Mrs. Flowers would have ice on an ordinary day when most families in our town bought ice late on Saturdays only a few times during the summer to be used in the wooden ice cream freezers. यानी इससे पता चला, it followed मतलब इससे पता चला कि मिसेस फ्लावर्स के पास एक सामान्य दिन एक ऑर्डिनरी डे में आइस होगी, जबकि हमारे जो मोस्ट फैमिलीज थी, अधिकांश परिवार थे, वो गर्मियों में शनिवार को यानी सैटरडेज को देर से बर्फ खरीदते थे जिसका उपयोग लकड़ी के आइसक्रीम फ्रीजर में किया जाता था. दिस शोज दैट शी हैड अ रेफ्रिजरेटर एंड शी कुड बी आस्क्ड टू लेंड सम आइस टू द पीपल. ये उसने सोचा. शी टुक द बैग्स फ्रॉम मी एंड डिसअपियर्ड थ्रू द किचन डोर. उन्होंने मुझसे बैग लिए और किचन डोर के अंदर चली गई. आई Disappeared doesn't mean गायब हो गई, अंदर चली गई. I looked around the room that I had never in my wildest fantasies imagined I would see. तो मैंने उस कमरे में चारों तरफ देखा जो कि मैंने कभी अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज मतलब मैंने अपनी कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं करी थी जो मैंने देखा. Browned photographs leered or threatened from the walls and the white, freshly done curtains pushed against themselves and against the wind. दीवारों से भूरे रंग की तस्वीरें या तो घूर रही थी या धमकी दे रही थी और सफेद ताजे पर्दे हवा के खिलाफ खुद को धकेल रहे थे. मुझे कभी यकीन नहीं था कि मिसेस फ्लावर के
मिसेस फ्लावर्स की दीवारों पर ऐसे फोटोग्राफ्स टंगे होंगे और उनके घर में उनका भी इतना डिफरेंट टेस्ट होगा कि उन्होंने वाइट बहुत ही सुंदर कर्टन्स अपनी दीवारों पर लगा रखे होंगे जो कि विंड को रोक रहे होंगे. I wanted to gobble up the room entire and take it to Bailey who would help me analyze and enjoy it. मैं तो चाहती थी कि मैं ये पूरा का पूरा कमरा ऐसे के ऐसे ही ले जाऊं और बेली को दिखाऊं जो कि मुझे ये समझने में हेल्प करेगी और वो मुझे एनालाइज करके बताए और हम इसकी मजे लेंगे. हैव अ सीट मार्गरीट ओवर देयर बाय द टेबल. बैठो मार्गरीट यहाँ टेबल के पास, उन्होंने कहा. शी कैरीड अ प्लेटर कवर्ड विद अ टी टॉवल. उन्होंने एक प्लेट हाथ में ली हुई थी जिसको एक टी टॉवल से कवर किया हुआ था. Although she warned that she hadn't tried her hand at baking sweets for some time, I was certain that, like everything else about her, the cookies would be perfect. हालांकि उन्होंने मुझे एक वार्निंग दी कि उन्होंने स्वीट्स को काफ़ी समय के बाद बनाया है, कुछ समय बाद बनाया है, लेकिन मुझे यकीन था, मैं सर्टेन थी कि उनके बारे में जैसे कि हर चीज़ परफेक्ट है, उनकी ये कुकीज़ भी उन्हीं की तरह परफेक्ट होंगी. They were flat round wafers slightly browned on the edges and butter yellow in the center. अब यहाँ पर कुकीज का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो चपटे गोल वेफर्स थे जो कि किनारों पर से हल्के हल्के से ब्राउन थे और बीच में से बटर येलो मक्खन जैसे पीले थे. With the cold lemonade they were sufficient for childhood's lifelong diet. ठंडे नींबू पानी के रस के साथ बचपन के पूरे आजीवन आहार के लिए ये इनफ थे, सफिशिएंट थे, पर्याप्त थे. रिमेंबरिंग माई मैनर्स आई टुक नाइस लिटिल लेडी लाइक बाइट्स ऑफ द एजेस. मुझे अपनी शिष्टता याद थी, अपनी शिष्टाचार को याद करते हुए मैंने छोटे छोटे बाइट्स लिए. लेडी लाइक बाइट्स सिर्फ किनारों पर से, एजेस छोटे छोटे महिला जैसे टुकड़े लिए. She said that she had made them expressly for me and that she had a few in the kitchen that I could take home to my brother. उन्होंने मुझसे कहा उन्होंने उसे विशेष रूप से स्पेशली मेरे लिए बनाया है और उनमें से कुछ किचन में भी हैं जो कि मैं अपने भाई के लिए ले जा सकती हूँ. So I jammed one whole cake in my mouth and the rough crumbs scratched in the inside of my jaws, and if I hadn't had to swallow, it would have been a dream come true. तो ये सुनते ही मैंने एक पूरा का पूरा केक अपने मुंह में भर लिया. जैम मतलब भर लिया, उसको ठूस लिया, जिस और उसके रफ यानी खुरदुरे जो क्रम्स थे, उसके जो टुकड़े थे, मेरे अंदर के जबड़ों में, अंदर के जॉज को स्क्रैच कर रहे थे, खरोच रहे थे. अगर मुझे निगलना न पड़ता ये तो मेरे लिए एक सपना ही बन जाता, मतलब उसका आनंद लेना, उसे खाना, लेकिन मुझे उसे निगलना पड़ा. As I ate, she began the first of what we later called my lessons in living. और जैसे ही मैंने खाना खाया, उन्होंने अपना पहला पाठ, पहला लेसन शुरू किया, जिसे हमने बाद में कहा जीवन जीने का मेरा पहला लेसन, मेरा पहला पाठ. She said that I must always be intolerant of ignorance but understanding of illiteracy. उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे हमेशा अज्ञानता के प्रति असहिष्णु यानी मुझे टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन निरक्षरता को समझना चाहिए. अज्ञान होना मतलब किसी बात में ज्ञान ना होना एक अलग चीज़ है और पढ़ा लिखा ना होना एक अलग चीज़ है. तो उन दोनों के बीच का फ़र्क उन्होंने मुझे बताया. That some people unable to go to school were more educated and even more intelligent than college professor. उन्होंने ये बताया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो लोग स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेज के प्रोफेसरों से भी अधिक शिक्षित और यहाँ तक कि अधिक बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. She encouraged me to listen carefully to what country people called mother wit. उन्होंने मुझे ध्यान से सुनने के लिए इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, जिसे देश के लोग मातृ बुद्धि कहते हैं. मदर विट यानी माइंड है, इंटेलिजेंस है, तो वो उन्होंने मुझे सुनने के लिए इनकरेज किया. दैट इन दोज होमली सेइंग्स वाज काउच्ड द कलेक्टिव विजडम ऑफ जनरेशंस. और यानी कि मुझे उन घरेलू कहावतों में पीढ़ियों का सामूहिक ज्ञान छिपा हुआ था. मतलब उन्होंने मुझे वो होमली सेइंग्स बताई, ऐसी कहावतें बताई जिनमें
पीढ़ी दर पीढ़ी आती हुई इंटेलिजेंस छिपी हुई थी। जैसे हम कहते हैं प्रोवर्ब्स, इनमें बहुत सारी इंटेलिजेंस, बहुत सारा विट, बहुत सारा विजडम छिपा होता है। इसी तरह से उन्होंने मुझे ऐसी सेइंग्स बताई जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट विजडम छिपी हुई थी, बैठी हुई थी। काउच्ड मतलब छिपी बैठी हुई थी। व्हेन आई फिनिश्ड द कुकीज शी ब्रश्ड ऑफ द टेबल एंड ब्रॉट अ थिक स्मॉल बुक फ्रॉम द बुक केस। जब मैंने कुकीज खत्म कर ली तो उन्होंने मेज से सामान हटाया। ब्रश ऑफ मतलब सामान कुछ कुछ जो भोरे गिर गए थे उनको हटाया और किताबों की अलमारी में से एक मोटी छोटी किताब निकाली। अ थिक स्मॉल बुक फ्रॉम द बुक केस। आई हैड रेड अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड फाउंड इट अप टू माई स्टैंडर्ड्स एज अ रोमांटिक नॉवल। मैंने अ टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ी और रोमांटिक उपन्यास, रोमांटिक नॉवल के तौर पर अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मानकों में उसे अच्छा पाया। अप टू द स्टैंडर्ड्स मतलब उस पर खरा पाया। शी ओपन द फर्स्ट पेज एंड आई हर्ड पोएट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। उन्होंने किताब का पहला पन्ना खोला और मैंने अपने जीवन में पहली बार एक कविता सुनी। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। हर वॉइस स्लिड इन एंड कर्व्ड डाउन थ्रू एंड ओवर द वर्ड्स। उनकी आवाज शब्दों के बीच से नीचे की ओर मुड़ी और ऊपर मुड़ी। मतलब उनका जो इंटोनेशन का पैटर्न था, कैसे नीचे जाता था और कैसे कर्व होकर ऊपर आता था वर्ड्स के, तो ऐसा लग रहा था शी वॉज नियरली सिंगिंग, वो लगभग गा रही थी। आई वॉन्टेड टू लुक एट द पेजेस। मैं पन्नों को देखना चाहती थी। वर दे द सेम दैट आई हैड रेड? क्या वे वही सेम पेजेस थे जिन्हें मैंने पढ़ा है? और वर देयर नोट्स म्यूजिक लाइंड ऑन पेजेस एज इन अ हिम बुक? और क्या उसमें कुछ नोट्स लगे हुए थे, कुछ संगीत के पंक्तिबद्ध थे उन पेजेस पर, जैसा कि एक हिम बुक में, एक भजन की किताब में होते हैं। हर साउंड्स बिगेन कैस्केडिंग जेंटली। उनकी आवाज धीरे धीरे झरने की तरह बहने लगी। I knew from listening to 1,000 preachers that she was nearing the end of her reading, and I hadn't really heard to understand a single word. हजारों उपदेशकों, हजारों प्रीचर्स को सुनने से मुझे पता था कि अब इस बुक का एंड हो गया है, इस बुक का एंड होने वाला है। और एक्चुअली में मैंने उसका एक भी शब्द ध्यान से नहीं सुना था, समझने के लिए नहीं सुना था। एक भी सिंगल वर्ड मैंने ध्यान से नहीं सुना था। फिर जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ये कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक दैट, इट अकर्ड टू मी शी एक्सपेक्टेड अ रिस्पॉन्स। और मुझे ऐसा लगा कि अब वो जवाब की उम्मीद कर रही हैं। द स्वीट वेनिला फ्लेवर वॉज स्टिल ऑन माई टंग एंड हर रीडिंग वॉज अ वंडर इन माई एयर्स। उन मीठी वेनिला की टेस्ट और अभी भी मेरी टंग पर था, और उनका जो पढ़ने की आवाज़ थी, उनकी जो जो वंडरफुल आवाज़ थी, वो भी एक तरह से मेरे कानों के लिए एक बहुत ही बड़ा वंडर था। लेकिन अब तो मुझे बोलना था। आई हैड टू स्पीक। आई सेड यस मैम। और मैंने कहा हाँ मैम, हाँ मैडम, दिस इज मैडम। इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू बट इट वॉज द मोस्ट ऑल्सो। ये तो कम से कम ही था जो मैं कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए ये सबसे ज्यादा भी था। देयर इज वन मोर थिंग, टेक दिस बुक। तो उन्होंने कहा, मिसेस फ्लावर्स ने, टेक दिस बुक ऑफ पोएम्स एंड मेमोराइज वन फॉर मी। नेक्स्ट टाइम यू पे मी अ विजिट आई वॉन्ट यू टू रिसाइट। तो उन्होंने कहा हाँ, एक और बात, ये पोएम्स की किताब लो, कविताओं की ये किताब लो और मेरे लिए एक कविता को याद कर लो। अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसे सुनाओ, रिसाइट करके सुनाओ। I have tried often to search behind the sophistication of years for the enchantment I so easily found in those gifts. मैंने कई बार वर्षों की परिष्कार यानी सोफिस्टिकेशन के पीछे उस जादू को खोजने की कोशिश की है जो मुझे इन उपहारों में आसानी से मिल गया था। मतलब मैं चाहती थी कि मुझे सोफिस्टिकेशन मिले गिफ्ट्स में, जो कि मुझे कभी नहीं मिली थी। लेकिन आज मुझे एक ऐसा गिफ्ट मिला था, एक छोटी सी किताब मिली थी, एंड इट वॉज सो सोफिस्टिकेटेड एंड आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। द एसेंस एस्केप्स बट इट्स ऑरा रिमेन्स। उनका जो एसेंस है, उनका जो सार है, जो एसेंस होता है वो निकल जाता है, लेकिन उसकी जो ऑरा होती है, उसका जो एक तरह से आभा है, वो बनी रहती है। To be allowed? No, invited into the private lives of strangers and to share their joys and fears was a chance to exchange the sudden bitter
warm wood for a cup of meat with a Beowulf or a hot cup of tea and milk with Oliver Twist. तो मेरे लिए तो ये सब एक सपने जैसा था कि मुझे निमंत्रण दिया जाए कि मैं अलाउ नहीं, मुझे अलाउ नहीं किया गया था, मुझे तो बुलावा दिया गया था, मुझे तो आमंत्रित किया गया था कि मैं किसी किसी स्ट्रेंजर, किसी अनजान व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ, उनके निजी जीवन में झांकने के लिए इनवाइटेड हूँ। मैं एक मौका मिले उनके जॉयज़ और सॉरोज़ और उनके फियर्स, उनके सुख और दुख को साझा करने के लिए। तो ये एक ऐसा था कि दक्षिणी कड़वे वॉर्मवुड को बियोवुल्फ के साथ मीड के कप में दिया जा रहा है, या फिर मतलब ये एक बहुत ही दुर्लभ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बिटर वॉर्मवुड के साथ हूँ और बियोवुल्फ के साथ एक कप मीड ले रही हूँ, या फिर मैं ऑलिवर ट्विस्ट के साथ एक हॉट कप ऑफ टी और मिल्क ले रही हूँ। मतलब दिस इज समथिंग दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड फॉर दिस लिटिल गर्ल। उसके लिए बिल्कुल भी उसने सोचा ही नहीं था उसको ऐसा कुछ जानने को मिलेगा, और इनफैक्ट एक गिफ्ट भी मिलेगा कि ऐसा करना है। टीयर्स ऑफ लव फिल्ड when I said aloud, it is a far, far better thing that I do than I have ever done. तो मैंने जोर से कहा, ये मेरे द्वारा किया गया अब तक का सबसे बेहतर काम है। मैं एक तरह से निस्वार्थता से, सेल्फलेसनेस से ये कहा मैंने, और मैंने ये सेल्फलेसनेस से कहा, और इतने इतने प्यार भरे आंसू मेरी आंखों में भर गए। मतलब आई वाज सो ग्रेटफुल टू दिस लेडी, आई कुड नॉट टेल। On that first day, I ran down the hill and into the road. Few cars came over along it and had the good sense to stop running before I reached the store. और उस पहले दिन मैं पहाड़ी से नीचे उतरी और सड़क पर भागी। इतना भागी कि मैंने देखा कि कुछ कार्स मेरे साथ भाग रही हैं और कुछ कार्स बीच में आ रही थी, और स्टोर पहुंचने से पहले दौड़ना बंद करने की समझदारी की। आई वॉज लाइट एंड वॉट अ डिफरेंस इट मेड। मुझे पसंद किया जा रहा था, और इसने कितना फ़र्क मेरी ज़िंदगी में ला दिया। I was respected, not as Mrs. Henderson grandchild or Bailey's sister, but for just being Marguerite Johnson. आज पहली बार मुझे लग रहा था, मुझे एक एक रिस्पेक्ट मिल रही थी, एक सम्मान मिल रहा था, मिसेस हेंडरसन की पोती के तौर पर नहीं, ना बेली के सिस्टर के तौर पर, बट मेरे अपने लिए, कि मैं मार्गरेट जॉनसन हूँ। मुझे अपने होने के लिए रिस्पेक्ट दी जा रही थी, और ये रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। चाइल्डहुड्स लॉजिक नेवर आस्क्ड टू बी प्रूव्ड, ऑल कंक्लूजन्स आर एब्सोल्यूट। यानी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, और कहा गया है कि बचपन के जो तर्क होते हैं, बचपन के जो लॉजिक होते हैं, वो कभी किसी को प्रूव करने की, साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारी जितनी भी कंक्लूजन्स होती हैं, जितने भी निष्कर्ष होते हैं, वो एब्सोल्यूट होते हैं। I didn't question why Mrs. Flowers had singled me out for attention, nor did it occur to me that Mama might have asked her to give me a little talking to. तो मैंने कभी ये सवाल नहीं किया था कि मिसेस फ्लावर्स ने मुझे ही क्यों चुना, ना मुझे ही क्यों अटेंशन दी, ना ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मॉमा ने उनमें मुझसे थोड़ी बात करने के लिए कहा होगा या नहीं कहा होगा। आई डोंट नो। All I cared about was that she made tea cookies for me and read to me from her favorite book. It was enough to prove that she liked me. तो एक बच्चे के लिए कोई लॉजिक नहीं होता। इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो इसी में ही है कि बच्चे के लिए कोई लॉजिक नहीं होता, उनको तो बस जो ठीक लग रहा है वो ही होता है। मुझे तो बस इतना था कि इस बात की परवाह थी कि उन्होंने मुझे चाय की कुकीज़ दी, उन्होंने मुझे टी कुकीज़ मेरे लिए बनाई, और अपनी फेवरेट, अपनी पसंदीदा किताब मुझे पढ़कर सुनाई। ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि वो मुझे पसंद करती थी। इस छोटे से इंसिडेंट के बाद माया एंजेलू ने रीडिंग को अपना पैशन बनाया, और इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की, बहुत सारी पोएम्स लिखी, स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखी, और एक एक्ट्रेस बनी, एक आर्टिस्ट बनी, एक डांसर बनी। So all she needed was a little push, and that push was given to her by Mrs. Flowers. I hope ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगले लेसन में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक कीप लर्निंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।